1945 का साल दुनिया की सबसे भयानक लड़ाई यानी वर्ल्ड वॉर टू अपने आखिरी पड़ाव पर थी। यूरोप में जर्मनी हार चुका था, लेकिन एशिया में जापान अब भी लड़ रहा था। जापान की सेना कई मोर्चों पर कमजोर पड़ चुकी थी। उसके शहर बमबारी से तबाह हो रहे थे। फिर भी वो आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। अमेरिका को डर था कि अगर जापान पर सीधे जमीन से हमला किया गया तो लाखों सैनिकों की जान जा सकती है। इसी डर और जल्दी युद्ध खत्म करने की चाह में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इंसानियत का इतिहास बदल दिया। अमेरिका ने गुप्त रूप से एक प्रोजेक्ट पर काम किया था जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में वैज्ञानिकों ने पहली बार परमाणु बम तैयार किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। यह परीक्षण सफल रहा और अब अमेरिका के पास ऐसा हथियार था जो एक ही पल में पूरे शहर को मिटा सकता था। कुछ ही हफ्तों बाद 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा को इस नए और विनाशकारी हथियार का निशाना बनाया गया। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के शहर हिरोशिमा में सब कुछ सामान्य था। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास का सबसे भयानक हमला होने वाला है। सुबह करीब 8:15 पर अमेरिकी B-29 बमवर्षक विमान, जिसका नाम था एनोला गे, शहर के ऊपर पहुंचा। इस विमान को पायलट कर रहे थे पॉल टिबेट्स। विमान से गिराया गया परमाणु बम लिटिल बॉय नाम का था। जैसे ही बम जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर फटा, एक तेज चमक हुई, इतनी तेज कि लोगों की परछाइयां दीवारों पर छप गई। कुछ ही सेकंड में आग का गोला बना और तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया। लगभग 70 से 80 हजार लोग उसी पल मारे गए। इमारतें धूल में बदल गई और पूरा शहर आग की लपटों में घिर गया। ये सिर्फ शुरुआत थी। असली तबाही आने वाले दिनों में सामने आई। हिरोशिमा पर हुए धमाके के बाद जो हुआ वो सिर्फ एक बम का असर नहीं था, बल्कि इंसानियत पर एक गहरा जख्म था। जिस जगह बम फटा वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो गया। घर, स्कूल, अस्पताल, कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। जो लोग धमाके से बच गए थे वे भी बुरी तरह झुलस चुके थे। कई लोगों के कपड़े जल गए, त्वचा पिघल गई और वे दर्द से चीखते हुए सड़कों पर भाग रहे थे। शहर में चारों तरफ आग ही आग थी, लेकिन असली खतरा था रेडिएशन यानी विकिरण। उस समय लोगों को पता भी नहीं था कि ये क्या है। जो लोग सीधे धमाके में नहीं मरे, वे धीरे धीरे रेडिएशन की वजह से बीमार पड़ने लगे। उन्हें उल्टियां होने लगी, बाल झड़ने लगे, शरीर पर घाव बनने लगे। कई लोग कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर ही मर गए। 1945 के अंत तक हिरोशिमा में मरने वालों की संख्या करीब 1,40,000 तक पहुंच गई। यह हमला सिर्फ एक दिन की तबाही नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक दर्द छोड़ गया। हिरोशिमा पर हमले के सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराने का फैसला किया। इस बार निशाना था जापान का औद्योगिक शहर नागासाकी। सुबह लगभग 11:02 पर अमेरिकी B-29 विमान बॉक्सकार ने फैट मैन नाम का परमाणु बम शहर के ऊपर गिराया। इस विमान को पायलट कर रहे थे चार्ल्स स्वीनी। धमाका इतना भयानक था कि कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका जलकर राख हो गया। नागासाकी पहाड़ियों से घिरा शहर था, इसलिए तबाही का दायरा हिरोशिमा से थोड़ा कम था, लेकिन असर उतना ही डरावना था। लगभग 40,000 लोग उसी समय मारे गए और साल के अंत तक मरने वालों की संख्या करीब 70,000 तक पहुंच गई। घर, फैक्ट्रियां, चर्च, सब कुछ खत्म हो गया। इंसानों की चीखें, जलते हुए मलबे और काले धुएं ने आसमान को ढक लिया। ये दुनिया को दिखा चुका था कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। नागासाकी पर हमले के बाद जापान की स्थिति पूरी तरह हिल चुकी थी। 2 बड़े शहर कुछ ही दिनों में मिटा दिए गए थे। लाखों लोग मारे जा चुके थे
या गंभीर रूप से घायल थे। देश की अर्थव्यवस्था पहले ही टूट चुकी थी, सेना कमजोर हो चुकी थी और जनता डरी हुई थी। इसी बीच 8 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन ने भी जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और मंचूरिया पर हमला कर दिया। अब जापान के सामने चारों तरफ से खतरा था। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। यह पहली बार था जब जनता ने अपने सम्राट की आवाज सुनी। उन्होंने घोषणा की कि जापान आत्मसमर्पण कर रहा है। 2 सितंबर 1945 को औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए गए और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी की राख अब भी ठंडी नहीं हुई थी। इस युद्ध के अंत ने दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका एक सुपर पावर बनकर उभरा और परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई। आगे चलकर यही होड़ कोल्ड वॉर की वजह बनी। लेकिन जापान के लिए यह सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत भी थी। तबाही के बाद भी जापान ने खुद को दोबारा खड़ा किया और आज वही देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। पर हिरोशिमा और नागासाकी की घटना आज भी एक चेतावनी है। युद्ध का असली अंजाम सिर्फ विनाश होता है। हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों के बाद जो लोग जिंदा बचे, उन्हें जापान में हिबाकुशा कहा गया। हिबाकुशा का मतलब है विस्फोट से प्रभावित व्यक्ति। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से शहर को जलते देखा, अपने परिवार को खोया और खुद भी शारीरिक और मानसिक दर्द सहा। कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए थे, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और कई लोग अंदरूनी चोटों से जूझ रहे थे। लेकिन उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। रेडिएशन का असर सालों तक उनके शरीर पर दिखता रहा। कैंसर, खून की बीमारियां और बच्चों में जम से विकार जैसी समस्याएं सामने आने लगी। समाज में भी कई बार उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों को डर था कि उनकी बीमारी छूने से फैल सकती है। ये डर और गलतफहमी उनकी पीड़ा को और बढ़ाती रही। फिर भी कई हिबाकुशा आगे आए और दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में बताने लगे। उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानियां साझा की ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि एक परमाणु बम सिर्फ एक शहर को नहीं, बल्कि इंसानियत की आत्मा को भी चोट पहुंचाता है। उनकी गवाही आज भी शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण की सबसे बड़ी आवाज मानी जाती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हमलों की खबर जब दुनिया भर में फैली तो हर देश चौंक गया। लोगों को पहली बार समझ आया कि अब युद्ध का मतलब सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे शहर का खत्म हो जाना भी हो सकता है। कुछ देशों ने अमेरिका के फैसले को युद्ध खत्म करने का तरीका बताया, तो कई लोगों ने इसे अमानवीय और खतरनाक कदम कहा। बहस शुरू हो गई, क्या इतने बड़े पैमाने पर तबाही सही थी? लेकिन असली बदलाव इसके बाद शुरू हुआ, जैसे ही ये साफ हुआ कि परमाणु बम कितना ताकतवर है। दूसरे बड़े देश भी इसे बनाने की दौड़ में लग गए। 1949 में सोवियत यूनियन ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। इसके बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव बढ़ता गया, जिसे आगे चलकर कोल्ड वॉर कहा गया। दोनों देश लगातार ज्यादा ताकतवर बम बनाने लगे। हाइड्रोजन बम तक तैयार हो गए, जो हिरोशिमा वाले बम से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। दुनिया में डर का माहौल बन गया। लोग सोचने लगे कि अगर कभी फिर परमाणु युद्ध हुआ तो शायद इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। इसी डर के बीच कई देशों ने परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए समझौते शुरू किए। शांति आंदोलन तेज हुए और हिरोशिमा नागासाकी की घटना को एक चेतावनी के रूप में याद रखा जाने लगा कि अगर इंसान ने समझदारी नहीं दिखाई तो वही हथियार उसकी सबसे बड़ी तबाही बन सकता है। आज का हिरोशिमा और नागासाकी उस 1945 वाले मंजर से बिल्कुल अलग दिखते हैं। तब जहां सिर्फ राख और मलबा था, आज वहां ऊंची इमारतें, सड़कें, स्कूल और अस्पताल है। जापान ने खुद को दोबारा खड़ा किया, लेकिन उस दर्द को कभी भुलाया नहीं। हिरोशिमा में
पीस मेमोरियल पार्क बनाया गया, जहां हर साल 6 अगस्त को श्रद्धांजलि दी जाती है। नागासाकी में भी शांति स्मारक है, जहां लोग मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना करते हैं। हर साल हजारों लोग इन शहरों में आते हैं ताकि इतिहास को करीब से समझ सकें। बचे हुए हिबाकुशा अब बहुत कम रह गए हैं, लेकिन उनकी कहानियां स्कूलों और संग्रहालयों में सुनाई जाती है। बच्चों को सिखाया जाता है कि युद्ध का असली मतलब क्या होता है। यहां शांति का संदेश सबसे बड़ा है, फिर कभी नहीं। इन दोनों शहरों की कहानी सिर्फ जापान की नहीं, पूरी दुनिया की है। ये याद दिलाती है कि विज्ञान और ताकत अगर गलत दिशा में जाए तो इंसान खुद अपनी तबाही का कारण बन सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी आज भी खड़े हैं, एक चेतावनी की तरह, और साथ ही उम्मीद की तरह कि इंसान गलतियों से सीख सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए वो साधारण बम नहीं थे, ये एटॉमिक बम थे जो परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन पर काम करते हैं। हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय यूरेनियम 235 पर आधारित था, जबकि नागासाकी पर गिराया गया फैट मैन प्लूटोनियम 239 से बना था। जब इन तत्वों के परमाणु को तोड़ा जाता है तो एक जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा एक पल में भयानक विस्फोट में बदल जाती है। हिरोशिमा वाला बम लगभग 15 किलोटन टीएनटी के बराबर था और नागासाकी वाला लगभग 20 किलोटन। इसका मतलब है कि इतनी ताकत जितनी हजारों टन विस्फोटक से भी नहीं मिलती। धमाके के समय पहले एक तेज चमक हुई, फिर आग का गोला बना, फिर शॉकवेव यानी तेज दबाव की लहर फैली जिसने इमारतों को गिरा दिया। इसके बाद आई रेडिएशन, जो दिखाई नहीं देती लेकिन शरीर के अंदर तक नुकसान करती है। इन बमों का असर 3 हिस्सों में होता है। पहला, ब्लास्ट वेव, जो इमारतें और इंसान दोनों को गिरा देती है। दूसरा, हीट, जो त्वचा को जला देती है और आग फैला देती है। तीसरा, रेडिएशन, जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से तोड़ता है। हिरोशिमा में लगभग 70% इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। कई लोग सिर्फ गर्मी की वजह से भस्म हो गए। जो दीवारों के पीछे थे, उनकी परछाइयां दीवारों पर छप गई। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं था, ये हकीकत थी। नागासाकी में पहाड़ी इलाका होने से तबाही का दायरा थोड़ा कम था, लेकिन मौत और दर्द उतना ही गहरा था। परमाणु बम की यही खासियत उसे सबसे खतरनाक बनाती है। वो सिर्फ एक पल में मारता नहीं, बल्कि सालों तक असर छोड़ता है। यही कारण है कि हिरोशिमा और नागासाकी आज भी परमाणु हथियारों के खिलाफ सबसे बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। 6 अगस्त 1945 सुबह का समय। हिरोशिमा में लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। मौसम साफ था, आसमान नीला था। सुबह लगभग 8:15 पर अचानक आसमान में एक चमक हुई, इतनी तेज कि लोगों की आंखें चौंधिया गई। उसी पल लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम शहर के ऊपर हवा में फटा। कुछ ही सेकंड में आग का विशाल गोला बना, जिसकी गर्मी हजारों डिग्री तक पहुंच गई। जो लोग खुले में थे वे वहीं गिर पड़े। कई लोग तुरंत जल गए। जिनके शरीर पर हल्के रंग के कपड़े थे उनकी त्वचा कम जली, लेकिन गहरे रंग के कपड़ों वाले हिस्से ज्यादा झुलस गए, क्योंकि गर्मी ने रंग को सोख लिया। सड़कों पर लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जिनके हाथ पैर जले थे उनकी त्वचा लटक रही थी। पानी के लिए हाहाकार मच गया। नदी और तालाबों में लोग कूद गए, लेकिन बहुत से लोग वही दम तोड़ गए। धमाके के कुछ ही मिनट बाद काला धुआं और राख आसमान में छा गई। फिर ब्लैक रेन यानी काली बारिश शुरू हुई। ये बारिश रेडियो एक्टिव कणों से भरी हुई थी। लोगों को लगा कि ये राहत देगी, लेकिन असल में ये और जहर लेकर आई। उसी दिन हजारों लोग मारे गए और आने वाले दिनों में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। उस सुबह ने हिरोशिमा को हमेशा के लिए बदल दिया। 8:15 का समय आज भी वहां की घड़ियों में रुक गया मानो, ताकि दुनिया कभी भूल न सके कि एक पल में क्या हो सकता है। 6 अगस्त के बाद भी जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया।
इसलिए 9 अगस्त 1945 को दूसरा हमला किया गया। असली निशाना एक और शहर था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से विमान ने रास्ता बदला और आखिरकार नागासाकी को लक्ष्य बनाया। सुबह करीब 11:02 पर फैटमैन नाम का प्लूटोनियम बम शहर के ऊपर हवा में फटा। धमाका होते ही एक विशाल आग का गोला बना। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया। आसपास की फैक्ट्रियां, घर और चर्च कुछ ही सेकंड में टूटकर गिर गए। नागासाकी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए धमाके की लहर कुछ जगहों पर रुक गई, जिससे तबाही का दायरा थोड़ा सीमित हुआ। लेकिन जहां सीधा असर पड़ा, वहां कुछ भी नहीं बचा। करीब 40,000 लोग उसी दिन मारे गए। साल के अंत तक ये संख्या लगभग 70,000 तक पहुंच गई। जो लोग बचे, वे भी गंभीर रूप से झुलसे हुए थे। अस्पताल खुद नष्ट हो चुके थे, डॉक्टर और नर्स भी मारे गए थे, इसलिए इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग खुले मैदानों में पड़े कराह रहे थे। नागासाकी का हमला ये साफ कर चुका था कि ये कोई चेतावनी नहीं, बल्कि पूरी ताकत का इस्तेमाल था। 2 हमलों ने जापान को घुटनों पर ला दिया। 9 अगस्त की वो दोपहर आज भी दुनिया को याद दिलाती है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है। परमाणु बम गिराने का फैसला अचानक नहीं लिया गया था। अमेरिका ने पहले से कुछ शहरों की लिस्ट बनाई थी। इन शहरों को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां सैन्य ठिकाने, फैक्ट्रियां और औद्योगिक ढांचा था। साथ ही ये शहर पहले की बमबारी में पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे, ताकि परमाणु बम का असर साफ दिखाई दे सके। शुरुआत में क्योटो का नाम भी लिस्ट में था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। फिर हिरोशिमा, नागासाकी और कुछ अन्य शहरों पर विचार किया गया। हिरोशिमा को इसलिए चुना गया क्योंकि वह एक बड़ा सैन्य केंद्र था और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा था, जिससे माना गया कि धमाके का असर ज्यादा केंद्रित रहेगा। 6 अगस्त के मिशन की तैयारी बहुत गुप्त रखी गई। बम को टिनियन द्वीप से विमान में लादा गया। पूरे ऑपरेशन में सैकड़ों लोग शामिल थे, लेकिन बहुत कम लोगों को असली मकसद पता था। 9 अगस्त को दूसरे हमले के लिए प्राथमिक लक्ष्य एक और शहर था, लेकिन बादलों और धुएं की वजह से पायलट को साफ दृश्य नहीं मिला। इसलिए बैकअप टारगेट के रूप में नागासाकी चुना गया। यह फैसला हवा में लिया गया। इसका मतलब यह था कि मौसम और दृश्यता भी हजारों जिंदगियों के फैसले में शामिल थे। पूरी प्लानिंग में एक बात साफ थी, अमेरिका दुनिया को अपनी नई सैन्य ताकत दिखाना चाहता था। यह सिर्फ जापान को हराने का सवाल नहीं था, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करने वाला कदम था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा मिशन के लिए जो विमान इस्तेमाल हुआ, उसका नाम था एनोलागे। ये एक B-29 सुपरफोर्ट्रेस बमवर्षक विमान था। इसे उड़ाने वाले पायलट थे पॉल टिबेट्स। इस विमान का नाम पायलट ने अपनी मां के नाम पर रखा था। मिशन के लिए विमान में खास बदलाव किए गए थे ताकि वो भारी परमाणु बम को ले जा सके। विमान सुबह टिनियन द्वीप से उड़ा। रास्ते में मौसम की जानकारी लेने के लिए अलग से 3 विमान पहले भेजे गए थे। जैसे ही पुष्टि हुई कि हिरोशिमा के ऊपर आसमान साफ है, मिशन जारी रखा गया। सुबह 8:15 पर बम गिराया गया। बम गिराने के बाद विमान ने तुरंत तेज मोड़ लिया ताकि धमाके की लहर से बच सके। कुछ सेकंड बाद आसमान में मशरूम क्लाउड यानी विशाल धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। 9 अगस्त को नागासाकी मिशन के लिए जो विमान इस्तेमाल हुआ, उसका नाम था बॉक्सकार। इसे पायलट कर रहे थे चार्ल्स स्वीनी। इस मिशन में ईंधन की समस्या और मौसम की खराबी जैसी दिक्कतें आई। असली लक्ष्य साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बैकअप टारगेट नागासाकी पर बम गिराया गया। इन मिशनों में शामिल क्रू के सदस्य बाद में अलग अलग इंटरव्यू में बोले कि उन्हें उस समय सिर्फ आदेश का पालन करना था, लेकिन इतिहास में उनका नाम हमेशा उन घटनाओं से जुड़ा रहेगा जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमलों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था, कितने लोग मरे
6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में करीब 70 से 80 हजार लोग उसी दिन मारे गए। साल के अंत तक ये संख्या लगभग 1,40,000 तक पहुंच गई। इनमें सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि आम नागरिक, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। शहर की लगभग 70% इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में करीब 40,000 लोग तुरंत मारे गए। 1945 के अंत तक मरने वालों की संख्या लगभग 70,000 तक पहुंच गई। यहां भी ज्यादातर आम नागरिक थे। फैक्ट्रियां, घर, स्कूल, चर्च सब तबाह हो गए। जो लोग बच गए वे गंभीर चोटों और जलन से जूझ रहे थे। लेकिन असली नुकसान सिर्फ 1945 तक सीमित नहीं था। अगले कई सालों तक कैंसर, ल्यूकेमिया और अन्य बीमारियों से मौतें होती रहीं। कई बच्चों का जन्म शारीरिक विकारों के साथ हुआ। रेडिएशन का असर पीढ़ियों तक देखा गया। इसलिए सही आंकड़ा तय करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी मौतें बाद के सालों में हुई। इन दोनों हमलों में कुल मिलाकर लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी है जिसने किसी अपने को खोया। हिरोशिमा और नागासाकी का असली नुकसान सिर्फ इमारतों का नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियों और आने वाली पीढ़ियों का था। ये सवाल आज भी इतिहास का सबसे बड़ा विवाद है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने आखिरी चरण में था। अमेरिका का आधिकारिक कारण यह था कि अगर जापान पर जमीनी हमला किया जाता तो लाखों अमेरिकी और जापानी सैनिक मारे जा सकते थे। इसलिए परमाणु बम का इस्तेमाल करके युद्ध जल्दी खत्म करना जरूरी समझा गया। उनका कहना था कि इससे लंबी लड़ाई और ज्यादा मौतें रुक गई। लेकिन दूसरी तरफ इतिहासकारों का एक बड़ा समूह मानता है कि यह सिर्फ जापान को हराने का फैसला नहीं था, बल्कि दुनिया, खासकर सोवियत यूनियन को अपनी सैन्य ताकत दिखाने का भी कदम था। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच भरोसा कम था। अमेरिका के पास नया और बेहद खतरनाक हथियार था और उसका इस्तेमाल दुनिया को यह दिखाने जैसा था कि अब सबसे बड़ी ताकत कौन है। जहां तक जर्मनी की बात है, हां, एडॉल्फ हिटलर के शासन में जर्मनी भी परमाणु शोध कर रहा था। लेकिन जर्मनी का प्रोजेक्ट उतना आगे नहीं बढ़ पाया। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जरिए बहुत तेजी से बम बना लिया। 1945 तक जर्मनी हार चुका था, इसलिए बम का इस्तेमाल जापान पर हुआ। सीधी बात यह है, हां, अमेरिका ने जानबूझकर बम गिराया। यह कोई गलती या हादसा नहीं था। यह पूरी प्लानिंग और सोच समझ कर लिया गया सैन्य और राजनीतिक फैसला था। इसमें युद्ध खत्म करना भी कारण था और ताकत दिखाना भी। दोनों बातें इतिहास में दर्ज है। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस समय यह खबर फैली कि नाजी जर्मनी भी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी डर ने अमेरिका को तेजी से काम करने पर मजबूर किया। कई वैज्ञानिक, जिनमें जर्मनी से भागकर आए लोग भी शामिल थे, अमेरिका में जुट गए। उन्हें डर था कि अगर एडॉल्फ हिटलर पहले बम बना लेगा तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जर्मनी का यूरेनियम प्रोजेक्ट था, लेकिन वो कई कारणों से सफल नहीं हो पाया। संसाधनों की कमी, गलत आकलन और युद्ध के दबाव की वजह से उनका शोध पीछे रह गया। 1945 तक जर्मनी हार चुका था और उसके पास परमाणु बम नहीं था। यानी जिस डर से अमेरिका ने अपनी दौड़ शुरू की थी, वो अंत तक सच नहीं हुआ। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को लगाया। अरबों डॉलर खर्च हुए। 16 जुलाई 1945 को पहला सफल परीक्षण हो चुका था। उस समय जर्मनी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था। इसलिए असली सवाल ये उठा, अगर जर्मनी हार चुका था तो क्या बम का इस्तेमाल जरूरी था? इतिहासकारों के बीच बहस यहीं से शुरू होती है। कुछ कहते हैं कि जापान वैसे भी कुछ महीनों में हार जाता। कुछ कहते हैं कि अमेरिका को सोवियत यूनियन को संदेश देना था। साफ बात यह है, जर्मनी की दौड़ ने अमेरिका को बम बनाने के लिए प्रेरित किया,
लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर उसका इस्तेमाल एक अलग और सोच समझ कर लिया गया फैसला था। 1945 तक जापान की हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी थी। एयरफोर्स के पास कम विमान बचे थे और शहर लगातार बमबारी झेल रहे थे। मार्च 1945 में टोक्यो पर पारंपरिक बमबारी में भी हजारों लोग मारे गए थे। खाना, ईंधन और दवाइयों की भारी कमी थी। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जापान ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन अंदर की राजनीति अलग थी। जापान की सेना के कई बड़े अधिकारी आखिरी सांस तक लड़ने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करेगा तो वे उसे भारी नुकसान पहुंचाकर बेहतर शर्तों पर समझौता कर सकते हैं। उस समय ऑपरेशन डाउनफॉल नाम से अमेरिका जापान पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा था। अंदाजा था कि इस हमले में लाखों सैनिक और नागरिक मारे जा सकते हैं। इसी बीच 8 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और मंचूरिया में हमला शुरू कर दिया। यह जापान के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सोवियत यूनियन मध्यस्थता करवा सकता है। अब जापान पूरी तरह घिर चुका था। यही वो समय था जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जापान कुछ ही समय में वैसे भी आत्मसमर्पण कर देता। दूसरे कहते हैं कि बिना परमाणु बम के जापान आखिरी दम तक लड़ता और नुकसान और ज्यादा होता। सच यही है, जापान कमजोर था, लेकिन तुरंत हार मानने की स्थिति में नहीं था। परमाणु बम और सोवियत हमले ने मिलकर उसे अंतिम फैसला लेने पर मजबूर किया। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं सिर्फ 1945 की कहानी नहीं है, बल्कि आज भी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा सोच पर असर डालती है। इन हमलों के बाद दुनिया ने समझ लिया कि परमाणु हथियार इंसान की बनाई सबसे विनाशकारी ताकत है। एक बम पूरे शहर को मिटा सकता है और उसका असर पीढ़ियों तक चलता है। यही कारण है कि बाद में कई देशों ने परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए समझौते किए। 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी ट्रीटी ऑन दी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पर हस्ताक्षर हुए। इसका मकसद था परमाणु हथियारों का फैलाव रोकना और धीरे धीरे उन्हें कम करना। हालांकि दुनिया के कुछ देशों के पास आज भी परमाणु हथियार है, लेकिन 1945 के बाद से किसी युद्ध में उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका बड़ा कारण हिरोशिमा और नागासाकी की भयावह याद है। आज भी जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो परमाणु हथियारों की बात उठती है। लेकिन 6 और 9 अगस्त 1945 की तस्वीरें हर देश को याद दिलाती है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। लाखों जिंदगियां, बर्बाद शहर और पीढ़ियों तक चलने वाला दर्द, यही सच्चाई है। हिरोशिमा और नागासाकी का असली संदेश साफ है। ताकत दिखाने से ज्यादा जरूरी है शांति बनाए रखना, क्योंकि एक बार अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो शायद खत्म करने के लिए कोई शहर नहीं बचेगा।